बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, बड़े हॉट इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि CIA जो पहले होता था, अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जिसका नाम रखा गया है, इसके बहुत नामवर सब इंस्पेक्टर मुरातब जट जो है उनको शहीद हो गए आज वो मुरीदके में। रीजंस क्या बनी, क्या वजह थी? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जितने भी थानेदार होते हैं, निक्का थानेदार हो या बड़ा थानेदार हो, क्या उनके क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात होते हैं या क्रिमिनल्स के साथ उनकी डायरेक्ट दुश्मनी होती है? इस पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है आज का ये होगा, ये जादू टूना, काले जादू टूने, इसकी मद के अंदर जो बड़ा अजीबोगरीब क्राइम हो रहे हैं, बड़े जनाब यहाँ पे जाने ज़ाया हो रही है, ये क्या है, क्यों इस तरफ हम जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तीसरा टॉपिक, जिस्म फरोशी का धंधा, क्या हम इस्लाम से दूरी है, क्या वजह है, या हमारे इदारे जो है उसको रोक नहीं पा रहे, जो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है या कुछ है, या उनकी जो है इमा पे वो चलते हैं, या उनसे वो आंखों में धूल वो जो ऐसे जिस्म फरोशी करने वाले हैं वो डालते हैं। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर जो है वो मौजूद हैं। वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ गुज़िश्ता रोज़। मुरातब अली जट एक नामवर सब इंस्पेक्टर था, CIA कह लें, अभी तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो हो गया, बड़ा नाम था। बल्कि उमर विर्क साहब जो SP CIA थे, बड़े नामवर, उमर विर्क साहब का राइट हैंड उनको माना जाता था कि वो। तो ये क्या माजरा हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ उनको मुरीदके में वो जनाब कहते हैं कि गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोलियों से छलनी किया या कोई और वजह बनी, क्या मामला क्या था? ये इजाज़ डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये चीज़ बताऊं कि जब आप किसी अच्छे बंदे के साथ ताल्लुकात रखेंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे। जब किसी बुरे बंदे के साथ आपके रिलेशन होंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और उसकी टीम बदामी बाग की, इनको इतला मसूल हुई कि डाकू जो गन पॉइंट पर वारदात करते हैं और बाकायदा गाड़ियां भी स्नैच करते हैं और गाड़ियां चोरी भी करते हैं। इतला मिलती है अपना इन्वेस्टिगेशन विंग जो है बदामी बाग, उनको मिलती है कि वहां पे ये इस तरह के चोर मौजूद। जी हाँ जी। मुखबिर खास की इतला पाकर ये मुरीद के पहुंचते हैं। ठीक है। वहां पर हस्बे रिवायत FIR के मुताबिक मुखबिर इशारा करता कि वो सामने गाड़ी है। ठीक। लेकिन जो FIR दर्ज की गई है बिशारत की जानिब से, जो मुदई है 302 का, जो कि मुरातब जट का बड़ा भाई है, वो कहता है कि मेरा भाई घर के बाहर खड़ा था, कुछ दोस्त मिलने के लिए आए थे और दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया और 2 गाड़ियों ने उसके पीछे फायरिंग की। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो FIR और असल हकायक जो है आपस में मुवासिलत नहीं रखते, लदा है। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये है जो FIR दर्ज की गई है उसमें कुछ और चीज बताई गई है, लेकिन हकाइक ये है कि पुलिस की भी गफलत मैं बताता हूं आपको। जब आप गाड़ी की स्पीड में जा रहे होते हैं तो आपके साथ कोई भी सफेद पारचात में गाड़ी लगा के कोई आपको गन दिखाता है, आपको फौरी तौर पर डाकू याद आ जाते हैं कि शायद ये गाड़ी छीनने वाला है। बिल्कुल ऐसी। तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि यहां उसको गाड़ी मार दूं तो या मैं गाड़ी भगा लूं। तो इसने क्या किया, सफेद पारचात में पुलिस एहलकारान मौजूद थे और इन्होंने जब देखा कि डाकू आ रहे हैं, इन्होंने गाड़ी के साथ गाड़ी लगाकर उनको पिस्टल के साथ हमारे ज़राए के मुताबिक इशारा किया ड्राइवर को पता चल गया कि वो उस गाड़ी को जिसपे मुरातब जट सवार था। हाँ जी। उस गाड़ी को जो जिसके अंदर डाकू सवार थे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर का जो था, जो है वो मुरातब जट सवार थे। होता ये है CIA जिसको कहा जाता है, अभी उसका नाम चेंज कर दिया है। इन्होंने बड़े बड़े डाकू पकड़े होते हैं। ठीक है। इनका कोई पता नहीं होता इनके साथ कौन सा बंदा जेल से आके इनके ऊपर हमला कर दे। ये बड़े रिस्की लाइफ में जी रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब गाड़ी ये पिस्टल देख के भगा देते हैं तो ये हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस वालों की नहीं, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि वो जो चोर थे उस गाड़ी के अंदर, डाकू थे और साथ मुरातब जट था, उनको ये नहीं पता था कि पुलिस वाले हैं? जो डाकू थे उनको तो 100% पता था कि ये पुलिस वाले हैं। लेकिन जो मुरातब जट था उसको ये लगा कि शायद ये मैंने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, वो ना हो या फिर कोई गाड़ी छीनने वाले ना हो। जब इसको इशारा किया जाता गाड़ी रोकने का, ये गाड़ी नहीं रोकता तो पुलिस एहलकार फायर करता है ड्राइवर साइड पे
और वो डर के मारे गाड़ी भगा देता है। हमें ये भी बताया गया कि फायर उसको लगा है, ड्राइवर को। ठीक। और जब उसको फायर लगता है वो गाड़ी भगाता है, ये पुलिस वाले भी उसके पीछे गाड़ी भगाते हैं। आखिरकार गाड़ी की स्पीड तेज होती है, ये उसको इशारा करते हैं गाड़ी रोको गाड़ी रोको, ये गाड़ी नहीं रोकते। जो पुलिस वाले होते हैं बदामी बाग वाले, ये पीछे से ब्रेस्ट मारते हैं। गाड़ी की जो डिग्गी के नीचे बम्पर और दीगर जगहों पर सुराख भी नजर आ रहे हैं, वहां पे गोलियां लगती हैं। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो डर के मारे और मजीद गाड़ी तेज कर देता है। आखिरकार वो गाड़ी साथ साथ चलाता है, साथ साथ पीछे देख रहा होता है कि मेरे पीछे आ तो नहीं रहे। एक डंपर के अंदर गाड़ी लगती है, गाड़ी बिल्कुल प्रेस हो जाती है। और होता क्या है? अच्छा, एक्सीडेंट, असल हलाकत क्या बता रहे? एक्सीडेंट की वजह बनी? एक्सीडेंट की वजह से जब हुआ, मरातब आगे बैठा हुआ था, मरातब मौके पे मर गया। फिर उसके बाद एक ज़का नाम का लड़का बैठा हुआ था जिसको मुबैना तौर पर डाकू और कार चोर कहा जा रहा है, वो भी मौका पर मर गया। लेकिन ड्राइवर जो है वो अभी भी मौत की कश्मोकश में मौजूद है। और टोटल 3 लोग थे। और वहां पर जब ये वाकया पेश आया, बदामी बाग पुलिस वहां से फरार हो गई, भाग गई। बजाय कि उनको अस्पताल पहुंचाते, ये वहां से भागे। लोगों ने गाड़ियों का नंबर देखा। आखिरकार करते करते हमारे जराये ने ये बताया कि ये पुलिस पार्टी फलाह थाने की थी। नहीं वसीम साहब, पहले तो देखें, ये इतना बड़ा आम हादसा नहीं है। पुलिस जो है उसको सिविल कपड़ों में जाके इस तरह रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, डॉक्टर साहब, आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। मैंने शीशा नीचे करके गाड़ी का आपको आवाज दिया कि मिस्टर गाड़ी साइड पे लगाएं। आप मेरी यूनिफॉर्म देख के लगा दूंगा, खुद को महफूज समझेंगे, यार पुलिस वाला इसने शायद मेरे को कागज चेक करने हैं या कोई बात करनी है। अगर मैं चलती गाड़ी में सफेद कपड़ों में पैंट शर्ट मैंने पहनी हुई है, पिस्टल से आपको इशारा करूं गाड़ी रोको, आप भगाओगे, मैं समझूंगा डाकू है या गाड़ी छीनने वाले हैं। इसलिए वो डर के भाग रहे थे, ये उनको पकड़ने के लिए भाग रहे थे। मतलब ये कहने का आउट ऑफ कंट्रोल, आपका कहने का मतलब ये है कि मुरातब जट जो है, जो एक नामवर सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हैं, जो उमर विरक जो सीआईए साबक एसपी सीआईए रहे हैं, उनके राइट हैंड माने जाते थे। और उनके साथ वो बड़े बड़े केस जो है उन्होंने हैंडल किए। उमर विरक साहब का आज भी बड़ा नाम है। उमर विरक साहब जो हैं वो पहले भी बड़े नामवर थे। लाहौर में कहीं भी, मैं अब भी कहता हूं, जहां लोकल पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है वहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम की शुरू। अच्छा, इसमें कोई दूसरे उमर विरक साहब का एक नेटवर्क था, वो जो भी खतरनाक बंदा पकड़ते थे वो मुरातब जट के हवाले करते थे। मुरातब जट उसकी तफ्तीश करता था और बड़ी साफ सफाफ तफ्तीश करने के बाद उसको क्लियर किया जाता था। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम वाले नहीं, ये दीगर AVLS हो गया, दीगर थानों के अहलकारान हो गए, इनके चोरों के साथ भी राब्ते हैं, डाकुओं के साथ भी राब्ते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए रखने पड़ते हैं, हर तरह के राब्ते हैं। अच्छा वसीम साहब, मतलब ये हुआ कि आपके ज़राए के मुताबिक जो है मुरातब जट सब इंस्पेक्टर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब शहीद है। हम तो ये कहेंगे हादसाती मौत शहादत की होती है। आप ये समझते हैं कि आपके ज़राए ये कहते हैं कि उनकी फायर से डेथ नहीं हुई, उनकी डेथ जो है वो गाड़ी के वो डंपर में लगने से हुई है, लेकिन वो भाग इस वजह से रहे थे कि पुलिस उनके ताक़ब में थी। वो समझ रहे थे कि ये पता नहीं डाकू है या कुछ है, तो उन्होंने गाड़ी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि असल जुर्मदार तो वो जो चोर थे, जिनको पता था ये पुलिस वाले हैं, तो वो मुरातब जट को उनको बताना चाहिए था या गाड़ी रोक देते। मैं कहता हूँ वो तो कोई भी चोर अपने आप। लेकिन वसीम साहब यहाँ पे ये भी है कि बाज़ औक़ात जब इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जब खुफिया इतलात पे जाते हैं, तो यूनिफॉर्म में जाएंगे तो काबू तो नहीं आएगा चोर इस तरह, जाहिर है उसमें रूप धार के बदल के जाना पड़ता है। मैं 20 साल से पुलिस के दरमियान हूँ, मुझे सारे मामला पता है पुलिस का। अगर जहाँ पे 10 लोग जा रहे हैं रेड करने के लिए, उनके अंदर 1-2 बंदों को लाजमी वर्दी यूनिफॉर्म वाले होते हैं, ताकि किसी के घर दाखिल हो या किसी को पकड़े तो फौरी तौर पर यूनिफॉर्म वाला नजर आए, लोग हैं यार ये पुलिस वाले हैं। ये बात ठीक है, ये बात पुलिस वालों को टोटल सिविलियन थे सारे लोग। और देखें सरकारी गाड़ी भी इनके पास नहीं थी, ये भी कारों पे सवार थे। बहरहाल जी, ये एक बहुत बड़ा हादसा है कि एक नामवर सब इंस्पेक्टर जो है उनको इस तरीके से
कि आप यूनिफॉर्म में भी नहीं हैं, और वो तो यही समझेंगे कि हमने इतने बड़े मुजरिम जो है उनको पकड़ते हैं, शायद कोई दुश्मन आ गया, तो ये आप इसमें बिल्कुल मुलव्वस समझें, गिल्टी समझें, कसूरवार समझें। ये वो बदामी बाग के जो इन्वेस्टिगेशन विंग के लोग हैं, वो हैं जो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर प्राइवेट सेक्टर में। मेरे पास FIR भी मौजूद है। FIR के हवाले से मैं बताता हूँ एक चीज है, इसमें 302 तो लगनी है क्योंकि कत्ल हुआ, ठीक नंबर। इसके साथ जो है वो 422 भी लगी है। वो क्या है? वो हादसा हुआ है 422, 148 से 149 भी लगी है, 324 भी लगी है। पहले ये लोग जख्मी हुए, जख्मी होने के बाद जब इनको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया तो नामालूम हुई है या किसी के नामालूम FIR दी गई है। उसके बाद ये हमें पता चला, सबसे पहले इसकी खबर भी हमने ब्रेक की, फिर उसके बाद पता चला कि ये फलां पुलिस पार्टी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मैं बताऊं, IG पंजाब ने जब इसका नोटिस लिया तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने फौरी तौर पर SSP इन्वेस्टिगेशन को कहा कि वहां अस्पताल शेखुपुरे में जहां पोस्टमार्टम होगा वहां पहुंचो फौरी, और बाकायदा वायरलेस की कॉल चली कि फौरी तौर पर DSP इन्वेस्टिगेशन शादबाग और DSP इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हमरा फिल फौर मेरे पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचे हों, तो यहां पुलिस की दौड़ें लग गई, वहां पे जाके पहुंचे हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, कुछ ही देर में जो है वो उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ठीक है वसीम साहब, बात यह है कि इससे पुलिस को सीखना चाहिए इस हादसे से, कि इस तरह से बिल्कुल ठीक बात है कि सिविलियन में जाना है, साथ यूनिफॉर्म में हो, गाड़ी इस तरह की हो, साथ कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि दूसरा बड़ा समझ सके। इसमें ये भी मैं बताऊं, मान लिया यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए, यूनिफॉर्म जो है वो एक पुलिस अफसर की शान है, इसलिए भर्ती हुए ना। आपने सरकारी गाड़ियां जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है ना, जहां उनका नाम लिखा होता है ना, इन्वेस्टिगेशन जोहर टाउन, इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन, इन्वेस्टिगेशन रावी रोड, इन्वेस्टिगेशन शफीकाबाद, अल्लाह की कसम इन्होंने काले रंग की टेपें लगाई होती हैं ताकि बंदे को उठाएं, लेकिन वसीम साहब गायब हो जाएं। देखिए ये चीजें तो मुझे आप बीट करते हैं कि इस पे जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है इन्होंने बड़ा एक्शन लिया था कि भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन अपना होना चाहिए कि ये किस जगह की, ताकि वो उसके गुस्सा जो है वहां पे आ सके। ये बिल्कुल नहीं है कि जिस थाने की गाड़ी है उस थाने का वहां पे लिखना हर सूरत में चाहिए। तो इस पे तो मेरे ख्याल में ये जब इन्वेस्टिगेशन वाले किसी जगह पे या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वाले किसी जगह रेड करते हैं, ये अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेटों के ऊपर मिट्टी लगा लेते हैं ताकि कोई नंबर प्लेट ना देखे, और जो गाड़ी के ऊपर नाम थाने का लिखा होता है वो भी मिटा देते हैं ताकि हम बंदे को पकड़ के लेके चले जाएं और अपनी मर्जी से उसको मार कूट के तफ्तीश करके उसको दोबारा छोड़ दें। चले जी, अल्लाह इनको हिदायत दे और मरने वाले को, और ये रेड नहीं होता, जन्नत में जगह अता फरमाए। इसको रेड नहीं कहा जाता, इसको अगवा कहा जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं लाहौर की, तो लाहौर सिर्फ नहीं है बल्कि हर जगह पे हम एक इस्लामी रियासत है, जिस्म फरोशी का धंधा बहुत अरूज पे चला गया है। ऐसा जो कि जिम्मेदारी आप गली मोहल्लों में पहले तो एक होता था ना, रेड लाइट एरिया होता था, वहां पे लोग जाते थे, कुछ शिरफा जो है वो झिझकते भी थे जाते हुए, छुप के जाते थे। अब हर मतलब मोहल्ले में, हर मोहल्ले, हर एरिया में ये जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया है। मैं स्पेशली ये एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई रायवेंड एरिया की, कि वहाँ पे एक बरहना खातून को वो जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी, पुलिस वाले गए, उन्होंने कुछ ज्यादती की या ये क्या वाकया, क्या माजरा था? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, जिसने यूनिफॉर्म पहन ली है वो कौम का मुहाफिज है, उसको कौम की हिफाजत करनी चाहिए। पुलिस का है काम मदद आपकी जी, और आपके शाना बिशाना पुलिस चलती है। हमारे अफसरान कहते हैं कि जहां पुलिस एहलकार नजर आ जाए समझ लें आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है, और पुलिस एहलकार अपने चंद दोस्तों के साथ जिस्म फरोशी के अड्डे पे जाता है और वहां जाके इस लड़की को हायर करता है उसके साथ रेप करने के लिए, और पहले वो खुद रेप करता है, फिर अपने दोस्तों से। रायविंड रोड की बात बता रहे हैं? रायविंड की बात कर रहा हूं मैं। रायविंड के इलाका में जिस्म फरोशी का अड्डा है। अगर पुलिस चाहती उस अड्डे को अगर खत्म कर दिया जाता तो शायद वहां पे कोई ऐसी हरकत नहीं। आप ऐसा, पहली बात वसीम साहब ये है, आप ऐसा समझते हैं कि एक जिस्म फरोशी का धंधा हो, वहाँ पे जाहिर है तमाशबीन कोई अयाश वहाँ पे आते जाते हो, तो मुतलका SHO की नॉलेज में ना हो, ये बड़ी नालायकी वाली बात है। मैं कहता हूँ खत्म कराना चाहिए उसे। फिर होता क्या है, होता यह है कि पुलिस एहलकार अपने दोस्तों के साथ जब ज्यादती कर लेता है तो साहब बहादुर बादशाह सलामत पिस्टल निकालते हैं, उसका चैम्बर मार के तो उस लड़की को डराते हैं, ओए मुंह च गोली है, पिस्तौल दे हिली ना। अच्छा,
फिर उसके बाद बेचारी को वॉशरूम में ले जाके उसके सारे कपड़े उतारते हैं। मैं अपने इसमें दिखा नहीं सकता कि जो खातून का हाल है, खातून हाथ जोड़ के कह रही है जो कुछ करना था। वो वीडियो आपने दिखाई, बरहना वीडियो थी उसकी, बरहना वो हाथ जोड़ दिया कि इसको बताओ, कहो मेरी वीडियो तो ना बनाए, वीडियो तो ना बनाए। सबसे तो क्या किया उस आला अफसरान जो है, उन पुलिस वालों को पकड़ा, उनके खिलाफ FIR हुई, क्या किया? DIG ऑपरेशन ने फौरी नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद फिलफौर अरसलान को गिरफ्तार किया गया। अरसलान के साथ जो उसके अबाश नौजवान थे जो नशे करके आए हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और चौकी इंचार्ज बाईपास, जिसके इलाके में ये जिस्म फरोशी का अड्डा था, असल देखा जाए तो इस जिस्म फरोशी के अड्डों का जो जिम्मेदार होता है वो SH होता है, क्योंकि SHO इलाके का बादशाह होता है, जो मर्जी करे। चौकी इंचार्ज के जिम्मे में ये घर आता था जिस्म फरोशी का अड्डा। हाँ। DIG ऑपरेशन की जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद कागजों में सिर्फ किया है, वैसे उसको हुक्म नहीं मिला कि तुम घर चले जाओ। चौकी इंचार्ज वहां काम कर रहा है, लेकिन सबको यही बताया गया है मीडिया को कि सस्पेंड कर दिया गया है। और ये भी मैं समझता हूं कि एक 2 नंबरी है। अगर सस्पेंड करना है तो उसको बताओ तुम्हारे इलाके में ये जुर्म हो रहा था, उसको बताओ तुम्हारे इलाके में लोग ये काम करके आते हैं तो ये काम करने के लिए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं समझता हूं कि उस मुतलका जो है वो SDPO को, मुतलका SHO को, चौकी इंचार्ज को जिम्मेदार होना चाहिए था कि जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है। ये मत समझे डॉक्टर साहब कि वहां जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा है, हो सकता है वहां पर बारूद कोई बनता हो, किसी ने चेक ही नहीं किया कि यहाँ क्या होता है। नहीं, वहाँ पे देखें वसीम साहब, वहाँ पे जिस्म फरोशी के अड्डे पे कुछ शुरफा तो नहीं आते ना, वहाँ पे क्रिमिनल्स भी आते हैं, वहाँ पे डाकू भी आते हैं, वहाँ पे इश्तियारी भी आते हैं, सारे आते हैं वहाँ पे। देखिए बात ये है कि ये क्राइम यहाँ से शुरू होता है, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे क्राइम को रोका जाए। हम एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी मुमलिकत है हमारी, यहाँ पे ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी है। तो इस पे IG साहब ने नोटिस नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया। अच्छा चले अब तीसरा मेरा आज के इसमें पोर्शन था हंजरवाल वाला। नहीं, मैं उसमें ये बताता हूँ कि हमारे जो जाली, आजकल सबसे आसान काम भला क्या है कि पीरी मुरीदी शुरू कर ले। हाँ। वो जाली पीरी मुरीदी, ठीक है, वहां पे बैठ के वो बकरे छतरे वो खाते रहे, 1 महीना ना नहाओ, बाल खिलार लो, पीर साहब लोग कहना शुरू हो जाते हैं। नमाज के नजदीक ना जाए ना हो, पूरा बरहना बैठा हो, सिर्फ ज्यादा बड़ा पीर बनना है ना तो गालियां भी सीख ले, सिर्फ एक लंबी दाढ़ी रख ले जान के, और उसके बाद आसमान की तरफ देख के बातें करे। लोग कह रहे हैं इसकी बात है, लोग वहां पे अपने नंबर लगवाने के लिए आते हैं, बाबा जी नंबर दे दो, बाबा जी नंबर दे दो। बाबा जी को नंबर होते थे, बाबा जी तो सड़क पे आप बैठे होंगे। तो इसी तरह आज भी मैं माजरत के साथ, मुझे मेरी बड़ी माएँ बहनें देख रही हैं, ज्यादातर तादाद जो है वो ना खवातीन की है। खवातीन जहालत नहीं है, ये बहुत बड़ी जहालत है कि वो एक जाहिल किस्म का बंदा, अल्लाह की कसम, जाहिल किस्म का बंदा अच्छे बड़े पढ़े लिखो को बेवकूफ बनाता है। अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब, कई लोगों ने अपनी नेक पाक साफ बीवियों को तलाक इसी बात पे दे दी है कि ये बाबों के पास जाकर दम करती हैं, उनको मानती हैं। जो लोग इन पे यकीन नहीं करते, मैं नहीं करता, मैं तो कहता हूं दुनिया का कोई भी जादूगर है, मुझे अपनी ऐसे करके गायब करे, अपने घर से निकाले, मुझे निकाल के दिखाए, मैं नहीं यकीन करता। खवातीन यकीन करती है। होता क्या है, वो जाके सबसे पहले बता देती हैं जी मेरी सास का नाम ज़ैनब बीबी है और वो मुझे बड़ा तंग करती है और मेरा घर नहीं बचने देती। ये चीजें जो उसको बतानी चाहिए थी, ये तो खुद ही बता यार। एक वो वाकया हुआ है वहाँ पे हंजरवाल में, हाँ जी, वो उस पे हंसी आए या उस पे मातम करे, क्या करे कि वो एक खातून जो है वो 7 तोले जेवर भी दे देती है, उसके घर में वो लूट भी लेती है, वो क्या माजरा है वो असल? हंजरवाल में एक बे औलाद खातून थी, उसकी मुलाकात किसी ने करवा दी एक पीरनी से, काले जादू वाली से। तो उसने उसकी शक्ल देख के कहा ओए तेरा तो बंदा हफ्ते बाद मर जाना है। उसको वहम लग गया मेरा बंदा, मेरी तो औलाद भी नहीं है। उसने कहा कि मैं तुझे औलाद भी लेके दूंगी, तेरा बंदा भी बच जाएगा। आखिर क्या होता है, वो उसको वही मेरे पास इसकी मुकम्मल। अच्छा ये एक मिनट, वो जादूगरनी जो है काले जादू वाली, हाँ। वो जिंदगी में देना शुरू कर दी है, हाँ। वो तौबा नौज़बिल्लाह, ये तो खुदा बनी हुई है, तौबा नौज़बिल्लाह, उसके मुदाखलत है, अल्लाह के उसमें मुदाखलत है। सुरैया इसका नाम था, मेरे पास सारी डिटेल है, मुझे भेजी है। वो जादूगरनी का नाम, हाँ।
उसमें यह है कि औलाद के हसूल और खामंद की जान बचाने के लिए खातून जादू करने के लिए आने वाले घर को लूटकर फरार हो गई है। ये जादूगरनी अपने साथ साथी लेके आई है। ये बाबा नवीद है, ये बाबा शरीफ है, और ये मोक्कल छोड़ते हैं और इनके लिए जलेबियाँ मंगा लो, मीठा मंगा लो, बकरा मंगा लो। आखिरकार क्या होता है, सुरैया ने राबिया जो बेचारी बेऔलाद खातून थी, जो अपने मियाँ जो मुतासरा बेचारी, उसने लिखा है कि सुरैया ने राबिया को देखकर उसे काले जादू के सरात का बताया। नहीं भैने तू तो मर जाना है, तेरा तो बंदा 4 दिन का फराना है। वो बेचारी वहम में आ गई, आए की बनेगा। उन्हें क्या, मैं तुहानू बचा सकनी हाँ। राबिया ने अपने खामंद की जिंदगी बचाने के लिए 7 बकरे, सानू इत्थे कुकड़ नहीं कोई दिंदा, 7 बकरे, एक बछड़ा, 7 बकरे, 7 तोले जेवर दिया कि मुझे अमानतन दो, आपका मियां भी बचेगा और आपके घर वाला। अमानतन कैसे, बकरे अमानतन कैसे थे? नहीं, जेवरात अमानतन दिया। यार वैसे बेवकूफी वाली बात नहीं है। जब राबिया ने 2 महीने बाद कहा कि वो मेरा जेवर वापस कर दो, तो टाल मटोल से आई बाई शाई करना शुरू कर दिया। उसमें पुलिस ने अब उन जैली जादूगरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पकड़े गए वो, अभी गिरफ्तार नहीं किए गए। अभी पुलिस उनकी तलाश में छापे मार रही है। 406 अमानत किसी को चीज पकड़ानी, क्योंकि उस खातून ने जेवर अपने हाथ से दिया था अमानतन, और 382 इसमें ये झपट्टा मारना भी बताया गया, और 2 जुर्म लगाए गए हैं। और अभी तक जो है वो पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो इनको जल्द गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ये भी एक मीडिया की जीनत बन गया, हाईलाइट मामला हो गया। और एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन ने कहा कि इनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन हमें अगर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, मोबाइल पर, किसी भी जगह हमें कोई दुनिया हमारा डिस्प्ले देख रही है, तो हम हाथ बांध के कहते हैं कि इन बाबों बुबों के चक्कर में ना आए। ये सिर्फ झूठ है, और आपका घर खराब करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई किसी के पास ऐसी चीज नहीं है। अगर कोई बंदा पैसे लेके जादू कर रहा है, तो वो अपना कारोबार सीधा करने के लिए क्यों नहीं कर सकता? वो सड़क पे नंगा क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम साबर साहब। ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ी हंसने वाली बात भी है और अफसोस वाली बात भी है कि हम एक इस्लामी रियासत हैं, यहाँ पे जादू टूने ये इस तरह के पता नहीं किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बेसिकली वो तो बड़े शातिर आदमी है जो उस नंगे लिबास में बैठे हुए हैं, गालियाँ देते हैं जादुओं का, ये बकरे दे दे, छतरे दे दे। भाई ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। कौन किसी को, जब मरने वाला भी उसको पता हो गया, ये तो देखिए किसी को पता ही नहीं कब मरना है कब जीना है, कितनी वो जी कहते हैं ज़िंदगी भी इतनी रहेगी, ये बचा भी सकते हैं, हालत नहीं है तो और क्या है। मतलब ऐसे वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। और इस तरह के जाहिल, ये जहालत वाले जो आमल बैठे हुए वो कोई उनका वो पीरी शीरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना को वो वली अल्लाह होते हैं। वो सिर्फ एक दुकानदारी बनाई है, दुकानदारी चमकाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया होता है। ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों के नज़दीक मत जाएं, जाहिल मत बने। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही औलाद दे सकती है, अल्लाह ही आपके मामला ठीक है, ज़िंदगी मौत भी अल्लाह दे सकती है। तो ये एक जुर्म है। इस जुर्म का खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। और आप एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो खुदारा ऐसे जाहिल पीरों से, पीर नहीं है वो पीड़ है, ऐसी पीड़ों से बाज रहे, ऐसे जाली आमलों से बाज रहे, और अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें, बजाय कि वो आए अपना आपका घर भी सफाया कर जाए, आपसे वैसे भी ले जाए, तो आप फिर बाद में हाथ जो है वो मलते रह जाएंगे, और इसके अलावा कोई नहीं है। इसके साथ ही आज तक के इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।